क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली C++ में हम पहले क्लास डिक्लेयर करते हैं और फिर मेन लिखते हैं। मेन एक ग्लोबल फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है वो क्लास का इंस्टेंस क्यों है, क्लास के अंदर क्यों है, ग्लोबल क्यों नहीं है। तो उसके अंदर बेसिक रीज़न ये है कि ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। सर कल हमने बात की थी। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ एन अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच, एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग थी। उसके बाद जो नई प्रोग्रामिंग आई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस कर रही होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती है। यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हम जो उस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सिस्टम में मुझे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैंपस का, यूनिवर्सिटी का बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन और यू नीड टू लोकेट कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन से होंगे? मेन ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्या हैं? फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये मेन ऑब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि मैंने इस सिस्टम में इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उनके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब आप उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप उनके अगेंस्ट क्लासेस बनाएंगे। अब इस सारे सिनेरियो में एक क्लास जो होती है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही होती है। अब जो ग्लोबल वेरिएबल होता है और जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं उन्हें हर कोई एक्सेस कर सकता है। एक तो वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का पार्ट नहीं होते, क्योंकि हम जब क्लास बना रहे हैं तो क्लास किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, तो उसी के एट्रीब्यूट्स और उसी के फंक्शंस को अपने अंदर लिए हुए होगी। ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी का एक तो पार्ट नहीं होते, दूसरा उनको सब एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया है तो उस फंक्शन को या उसके डाटा मेंबर को सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि डाटा हाइडिंग का जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, कि यार अगर आपके कोई डाटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हैं तो उसको बाहर वाला कोई भी एक्सेस ना कर सके, कोई भी बाहर वाली चीज़ एक्सेस ना कर सके, सिर्फ उसको उस क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सके। ये डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट। तो जब आप ग्लोबल वेरिएबल्स बना देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जब आप बना देते हैं तो आपका ये डाटा हाइडिंग कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, बिकॉज कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको यूज़ कर सकता है। सो C++ को इसीलिए कहते हैं कि C++ इज़ अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करती है लेकिन फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करती। और उसमें एक जो वायलेशन C++ करती है वो ये करती है कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल फंक्शंस का अलाउ करती है। सेकंड जो मेन है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ करती है। C# जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करते। C# जावा ग्लोबल मेंबर्स और ग्लोबल फंक्शंस को, ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल फंक्शंस को अलाउ नहीं करते। तीसरी जो वायलेशन मेन कर रही होती है C++ वो होते हैं फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस। C# और जावा फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस सॉर्ट की किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो वो जो एक है आपका कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन का और डाटा हाइडिंग का, उसको फुली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रूल इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई आप ग्लोबल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अब जब हम ग्लोबल नहीं यूज़ कर सकते तो मेन को किस में रखते हैं? हम एक किसी क्लास में रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको रखते स्टैटिक है ताकि वो क्लास नेम के साथ डायरेक्टली कॉल हो जाए। नो, मेन का काम क्या है? उन्होंने पूछा कि भाई अगर एक
एक प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेज हैं, तो क्या 3 मेन होंगे? देखिए मेन का बेसिक पर्पज़ क्या है? एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करना। तो एंट्री पॉइंट एक होता है, आप 3 डिफरेंट क्लासेज में रख सकते हैं मेन, लेकिन उनमें से एग्जीक्यूट डेफिनेटली एक मरतबा आप प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गए तो इट मीन्स यू हैव एंटर्ड इन द प्रोग्राम। एंट्री पॉइंट आपको जस्ट एक चाहिए होता है। तो नॉर्मली चाहे जितना भी बड़ा प्रोग्राम हो उसके अंदर एंट्री पॉइंट या मेन सिर्फ एक होता है। ठीक है, क्लियर? आप फॉर्म करेंगे फिर देखेंगे उसको, बाद में आप फिर पूछ लीजिएगा। अभी चूँकि फिर बाकी सबके लिए वो समझ आने वाली चीज़ नहीं होगी। सो हम ज़रा जल्दी से देखते हैं कि हमने कल क्लासेस को डिस्कस कर लिया था। आपने आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो आपको शायद काफ़ी इजी लगा होगा ये ट्यूटोरियल। एरेज, जैक्ड एरेज वगैरह बना के चेक किए, इंस्टॉल कर लिए .NET या नहीं? अनस, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स वगैरह तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो इससे पढ़ लें। ओवरलोडिंग का भी पता होगा। आज मैं दो जल्दी से थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देता हूँ, लेकिन उसमें आपको अंडरलाइन डिटेल्स बताऊँगा। हमारे पास .NET में जितने भी हम वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उनकी को 2 बेसिक कैटेगरीज में लाया कर सकते हैं। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो 2 कैटेगरीज में लाया करते हैं। ईदर दे आर वैल्यू टाइप और दे आर रेफरेंस टाइप। अब इनमें टेक्निकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं अंडरलाइन डिटेल्स में। आप जब बना रहे होते हो तो सच आपको शायद फील ना हो, लेकिन एक तो बहुत सिंपल सा इसका ये है कि जो भी चीज़ आप न्यू के साथ करते हो वो एक तरह से समझ लो कि रेफरेंस टाइप होती है, डायनामिक चीज़ होती है, और दूसरे जो नॉर्मल जिस तरह हमने इंट ए लिखा वो वैल्यू टाइप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ी सी अंडरलाइन डिटेल्स बता देता हूँ कि ये वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में या स्टैक और हीप में क्या डिफरेंस है। मैं अगर आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊँ, विंडो जब C++ के अगर हम प्रोग्राम को देखें आर्किटेक्चर, जब उसको हम रन करते हैं, फॉर एग्जांपल C++ का एक प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट करता है। ठीक है, हर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम रन होता है, रनिंग प्रोग्राम इज़ नोन एज अ प्रोसेस। आप ऑपरेटिंग सिस्टम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल से आएगा एक प्रोसेस क्या होता है, लेकिन सिंपल सी बात समझने के लिए कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम रन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, तो जो रनिंग प्रोग्राम होता है, रनिंग एप्लीकेशन होती है, उसे क्या कहते हैं? टेक्निकली प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर रनिंग प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट करता है कि भाई आप इस मेमोरी के एरिया को, इस स्पेस को यूज़ करें या कंज्यूम करें। अब जो C++ है, लेट्स से सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, है थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूँ कि एक C++ जो है उसका प्रोग्राम, या जब प्रोग्राम रन होता है तो जो उसको स्पेस एलोकेटेड होती है मेमोरी में, वो उसको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी उसको स्पेस एलोकेटेड हुई है, उसने उसको फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 4 हिस्सों में। जो पहला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्टैक। पहले हिस्से को कहते हैं स्टैक, यानी एक पार्ट का नाम उसका रख दिया स्टैक। कि स्टैक होता क्या है? स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक वे टू ऑर्गेनाइज मेमोरी है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स, चीज़ों को सेट कर सकते हो। और स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सॉरी फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो चीज़ सबसे पहले बनी है वो सबसे आखिर में रिमूव होगी, यानी जो वेरिएबल सबसे पहले बना है वो सबसे आखिर में ख़त्म होगा। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। आप एक बॉल्स का जो आपके पास पाइल होती है, सीडीज़ की पाइल होती है, उसमें आपने जो सीडी सबसे नीचे रखी है उसके ऊपर आप रखते गए हैं, तो सबसे आखिर में जो सीडी रखी है वो सबसे पहले निकलेगी।
और जो सबसे पहले सीढ़ी रखी थी वो सबसे आखिर में लिखी। थोड़ी सी आसान एग्जांपल दे देता हूँ, ज़रा लड़कियों को समझ लेट से आती है। चूड़ियाँ इंसान पहनता है, लड़के चूड़ियाँ पहनती है ना, तो वो एक स्टैक होता है। जो चूड़ी सबसे पहले पहनी है दैट हैज़ टू कम इन लास्ट। अगर आप उतारते वक्त उसको पहले नहीं उतार सकते। अगर चूड़ियों का साइज सेम है तो जो चूड़ी देखें पहले पहनी है वो सबसे आखिर में उतरेगी। ठीक है। सो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है या इस वे से जो मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन की जाती है वेरिएबल्स की, इस वे को क्या कहते हैं? स्टैक। अदरवाइज ये सिंपली रखने का, वेरिएबल्स को एक तरतीब देने का एक तरीका है। जिस तरह एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को हम कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में इकट्ठा साथ साथ रख देते हैं, उनका एक नाम रख देते हैं। इस तरीके से स्टैक में क्या होता है, एरे के थ्रू भी बन सकती है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी बन सकती है, लेकिन वो क्या होता है कि जो सबसे पहले वेरिएबल बनेगा वो सबसे आखिर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, डाटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ लेंगे। लेकिन वैल्यू टाइप्स जो बनती हैं ना, वो इस स्टैक एरिया में बनती हैं। जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स बनते हैं C++ के अंदर, वो सारे के सारे किस में बनते हैं? स्टैक में बनते हैं। ठीक है। तो जो आपके वैल्यू टाइप्स होते हैं, और वैल्यू टाइप वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, लाइक इंट, फ्लोट, जो इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बनती हैं, उनके जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो सारे के सारे किस एरिया में बनते हैं? स्टैक के एरिया। किस एरिया में बनते हैं? स्टैक के एरिया में। समझ आ गई बात? यानी इस स्टैक के फॉर्म में स्टैक ऊपर बनता है। C++ में अब डेफिनेटली C# में ये वाला एरिया नहीं हो सकता, लेकिन C++ में ग्लोबल वेरिएबल्स, तो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए वो अलग एक मेमोरी का पार्ट रखता है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स बनेंगे वो सारे के सारे इस दूसरे एरिया में बनेंगे। यानी लोकल वेरिएबल्स C++ के अंदर सारे के सारे कहाँ बनते हैं? स्टैक वाले एरिया में या स्टैक के ऊपर। और ग्लोबल वेरिएबल्स सारे किस में बनते हैं? ग्लोबल को जो एलोकेटेड होता है सेक्शन, उसमें बनते हैं। जी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वेरिएबल्स बना रहे हैं, इधर उधर भी रख सकते हैं, साथ साथ कंटीन्यूअस भी, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। ये जो थर्ड सेक्शन होता है, मैंने कहा 4 सेक्शंस होते हैं। एक में लोकल वेरिएबल्स या स्टैक वाले वेरिएबल्स बन गए, वैल्यू टाइप बन गई। दूसरे में ग्लोबल वेरिएबल्स। ये ग्लोबल वाला C# में नहीं हो सकता, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट सपोर्टेड। तो थर्ड एरिया होता है आपका जो प्रोग्राम होता है, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं ना। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी तो मेमोरी में होती हैं जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं एक्चुअली। तो ये तीसरा एरिया है, यहाँ पे आपकी सारी क्या पड़ी होती हैं? इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। और प्रोसेसर क्या करता है? 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। और जो ही वो एग्जीक्यूट करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें नज़र आता जाता है। तो ये थर्ड एरिया जो होता है, ये क्या आ गया? कोड एरिया आ गया। सोर्स कोड जो हमारा होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन सारी इस एरिया में। और जो चौथा एरिया होता है, जो बाकी जगह बच जाती है, उसे हम कहते हैं हीप। जो बाकी जगह बच जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हीप या फ्री स्टोर। ये एक मेमोरी का एरिया, इसका एक नाम दे दिया, फ्री स्टोर। मेरी बात समझ गए? जितने भी डायनामिक वेरिएबल्स बनते हैं या रन टाइम के ऊपर जो वेरिएबल्स बनते हैं, या C# के अंदर जितने भी रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स बनते हैं, वो सारे किस एरिया में बनते हैं? हीप एरिया में बनते हैं। वो सारे किस एरिया में बनते हैं? हीप के एरिया। समझ आ गई बात? तो हीप एक मेमोरी का जो फ्री बच जाती है ना मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं? हीप। उसका एक नाम है सिर्फ, हीप या फ्री स्टोर। फ्री स्टोर भी उसको कहते हैं। अब रन टाइम के ऊपर जितनी भी आप चीज़ें बना रहे होगे, या .NET के अंदर जितनी रेफरेंस टाइप आप बना रहे होगे, वो सारे की सारी कहाँ बनेंगी? हीप में बनेंगी। ठीक है। अब जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, ऑलरेडी C++ में भी थी या पहले की हमने लिए, वो सारी की सारी होती हैं वैल्यू टाइप्स। सारी की सारी क्या होती हैं? वैल्यू टाइप्स। प्री डिफाइंड जो डाटा टाइप्स हैं, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ऐसी डाटा टाइप है जो कि रेफरेंस टाइप है, वैल्यू टाइप नहीं है। बाकी अभी तक जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे, वो सारे के सारे किस टाइप के थे? वैल्यू टाइप थे। इस मीन्स वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे? स्टैक में बनेंगे। सारे कहाँ बनेंगे? स्टैक में बनेंगे। क्लियर? जितने भी आप यूज़र डिफाइंड क्लासेस बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, वो सारे के सारे रेफरेंस टाइप्स। अब रेफरेंस टाइप में 2 चीज़ें आती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था?
हम क्या कहते हैं, लाइक से हमने क्लास बनाई थी कल कैल्क नाम से, ठीक है, तो हमने कहा कैल्क OBJ इक्वल्स टू न्यू कैल्क, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, मैंने लिखा कैल्क OBJ इक्वल्स टू न्यू कैल्क। जब मैंने ये पोर्शन लिखा तो मैंने आपको कहा था ना कि जब हम सिर्फ ये लिखते हैं कैल्क OBJ, तो यहाँ सिर्फ एक रेफरेंस या एक पॉइंटर बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब आप करते हैं न्यू कैल्क या न्यू क्लास नेम करते हैं, तब ऑब्जेक्ट बनता है। अब ये जो रेफरेंस बन रहा है कैल्क OBJ, ये सिर्फ एक रेफरेंस है, एक पॉइंटर है। ये OBJ कहाँ बनेगा, स्टैक में। रेफरेंस कहाँ बनेगा, स्टैक में। मेरी बात समझ आ गई? ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरह हम C++ में एक पॉइंटर बनाते थे ना, तो पॉइंटर अलग होता था, फिर उस वो पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता था, वो हीप पे बनता था। यहाँ भी वही एग्जैक्टली सिस्टम है, जावा में यही सिस्टम है कि आपने जब बनाया कैल्क OBJ, तो इट मीन्स ये जो OBJ है ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये सिर्फ एक रेफरेंस है। उसको एक्सेस करने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए एक हमने पॉइंटर बनाया हुआ है। और ये वाला जो OBJ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, स्टैक पे बनेगा, ठीक है। ये कहाँ बना, स्टैक में। जब आपने किया न्यू कैल्क, जब आगे आपने किया न्यू कैल्क, यानी नया कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, हीप में। यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना हीप में, और अब डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसी मेमोरी लोकेशन पे बना है। मेमोरी आपको पता है कि नंबर लोकेशंस होती हैं। उस लोकेशन का एड्रेस किसको असाइन हो गया, हीप में जो स्टैक में जो हमने उसका रेफरेंस बनाया था, जो पॉइंटर बनाया था, वो उसको उसका एड्रेस असाइन हो गया। यानी ऑब्जेक्ट हीप में बना और ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको असाइन हो गया, स्टैक में बने हुए पॉइंटर या रेफरेंस। ऑपोजिट नहीं कर रहे। देखिए C++ में हम सिंपली बनाते थे ना, अगर यूँ लिखते ना कैल्क OBJ, सिंपली ये लिख देते, तो वो रेफरेंस नहीं बनाता था, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाता था। नहीं, वो आई थिंक दैट शुड बी इन ही, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं आप क्या कहूँगा, नहीं यहाँ ये मोस्ट प्रॉब्ली। अलबत्ता जब हम करते हैं पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं तो वो डेफिनेटली हीप में बनता है। न्यू के साथ जब करते हैं वो डेफिनेटली हीप में बनता है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जितनी रेफरेंस टाइप्स हैं उनका रेफरेंस या पॉइंटर स्टैक में बनता है, और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ बनता है, हीप में बनता है। ये मेरी बात समझ आ गई? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इससे आपको अगली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि ये दो, अब आपको ये भी पता चलेगा कि जब हमने सिर्फ कैल्क OBJ बनाया तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब आप न्यू के साथ क्लास नेम लिखेंगे। तो रेफरेंस या पॉइंटर जो वेरिएबल आप बना रहे हैं वो कहाँ बन रहा है, स्टैक में बन रहा है, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हीप में बन रहा है। हर प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट उसका स्टैक एरिया और उसका कोड एरिया तो डेफिनेटली अलहदा होगा हर प्रोग्राम के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट हीप, क्योंकि C++ तो पुराने थी, डॉस प्रॉम्प्ट की थी, डॉस के लिए थी। तो ये डॉस में तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस रन कर सकता था, तो डेफिनेटली जितना भी एरिया बनता था वो सारा हीप उसी के लिए होता था। बट आई एम नॉट श्योर, और मुझे कभी ये चीज़ कहीं मेरी नज़र से गुजरी नहीं है कि विंडोज़ में जो फ्री स्टोर या हीप होता है वो सब के लिए सेम होता है या हर एक के लिए डिफरेंट। लेकिन मेरे ख्याल से डिफरेंट इसलिए होगा बिकॉज हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इस मेमोरी एरिया से लेके या इस एड्रेस से इस एड्रेस तक आप एक्सेस कर सकते हैं, इससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली हीप यहाँ भी हर एक के लिए अपना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि जितने आगे जा रहे हैं वो बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको अगर छोटा हीप मिला है तो आपने बड़ी सी कोई चीज़ बना ली है, वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का एक कंसेप्ट होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो वर्चुअल मेमोरी में उसको सेव करता है, हार्ड डिस्क के एक पार्ट को एज ए मेमोरी यूज करता है और फिर वो अपना स्वैपिंग करता रहता है, कुछ उधर डालता है, कुछ वहाँ से लाता है। ठीक है, पेज स्वैपिंग या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नेम।
कंटेक्स्ट स्विचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो प्रोसेस के दरमियान होती है, ये इसका एक और टेक्निकल वर्जन। एनीवेज बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हीप और स्टैक में डिफरेंस क्या है, और वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। अब देखो वैल्यू टाइप में एक ही वेरिएबल बना है और वो कहाँ बना है, स्टैक में बना है, ठीक है। और रेफरेंस टाइप में स्टैक में उसका रेफरेंस या पॉइंटर बना है और ओरिजिनली ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, हीप में बना है। मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे प्रोग्राम अगर दिखा दूँ तो उससे आपको, जी किससे आता है फिर, इससे अब यहाँ पे एक छोटा सा और भी इशू मैं आपसे डिस्कस करता जाता हूँ, ऑल्दो कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लोअर लेवल का है, नॉर्मली नहीं करवाया था, लेकिन जब हमने इतनी डिटेल में कर लिया है तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं जी, जी रोस्ट्रम को इसका फॉन्ट साइज पता नहीं कैसे बड़ा होता है, लाइक ये एक वैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब देखें थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें दिखाता हूँ। एक हम सिंपल दो वैल्यू टाइप्स बनाएंगे, वेरिएबल्स दो बनाएंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं मेन में ही बनाता हूँ, मैंने बनाया इंट ए इक्वल्स टू 20 और मैंने किया इंट बी एक बना दिया। अब ये डेफिनेटली ए क्या है, एक सिंपल वैल्यू टाइप्स हैं, इंट फ्लोट ये सारे क्या हैं, वैल्यू टाइप्स हैं। और मैं यहाँ पे वैसे एक कोई क्लास बना देता हूँ, क्लास टेस्ट, क्योंकि क्लास का जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो रेफरेंस टाइप होता है। मैं सिर्फ इसमें एक वैल्यू रख लेता हूँ, इंट टी या कुछ भी रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल पब्लिक रख देता हूँ, वैसे नॉर्मली रखते नहीं, लेकिन जस्ट जल्दी से आपको सिर्फ शो करवाने इसलिए मैं इसको पब्लिक रख रहा हूँ, ताकि हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, अदरवाइज़ नॉर्मली ये पब्लिक नहीं होती। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ, एक O1, O2, दो बना दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करने लगा हूँ कि O1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ O2 इक्वल्स टू O1 और B इक्वल्स टू A। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सेम काम किया, यानी दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इंट ये, बल्कि इससे पहले मैं यहाँ पे O1 डॉट टी इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, लाइक से 20 दे देते हैं, या इसको और दे देते हैं 30 दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने किया क्या, एक रेफरेंस एक वैल्यू टाइप का वेरिएबल बनाया इंट ए, उसको वैल्यू क्या दी 20 दी। फिर एक दूसरा उसी टाइप का वेरिएबल बना दिया बी, उसको कोई वैल्यू नहीं दी। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया O1 और उसको इसके डाटा मेंबर को एक वैल्यू दी, दूसरे को कोई वैल्यू नहीं दी O2 को। फिर मैंने क्या किया कि B इक्वल्स टू A कर दिया, यानी सेकंड वाला जो वेरिएबल वैल्यू टाइप का उसको फर्स्ट असाइन कर दिया, और O2 इक्वल्स टू O1 कर दिया, यानी दोनों में एग्जैक्टली सेम काम कर रहा हूँ। दो वेरिएबल्स वैल्यू टाइप्स हैं, दो रेफरेंस टाइप के। वैल्यू टाइप के एक को मैंने वैल्यू दी है और दूसरे को असाइन कर दिया, रेफरेंस टाइप में भी एक को वैल्यू दी और दूसरे को असाइन कर दिया। अब मैं इन दोनों की वैल्यू जो दूसरे हमने किए उनको चेंज करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ B इक्वल्स टू 50 कर देता हूँ, B को क्या कर देता हूँ 50, और O2 डॉट टी इक्वल्स टू इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं सिंपली इनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कहता हूँ A इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 और कॉमा B इक्वल्स टू यहाँ लिख देता हूँ 1, ताकि सबकी वैल्यूज़ मुझे सामने नज़र आ जाए। और O1 डॉट टी इक्वल्स टू, O1 का T की क्या वैल्यू है,
और ये मैं कर देता हूँ 2 आ जाएगा। और फिर कहता हूँ जी O2 डॉट G इक्वल्स टू, और यहाँ कर देता हूँ 3। तो मैं यहाँ कर दिया जी A कॉमा B कॉमा O1 डॉट T और कॉमा O2 डॉट T जी। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी? अब हमने काम सारे सेम किए, सेम काम किए ना, दो वेरिएबल बनाए, एक को वैल्यू असाइन किया है, फिर वो वाला दूसरे को असाइन कर दिया, फिर असाइनमेंट के बाद दूसरे को वैल्यू दिया। अब थोड़ा सा शायद आपको इसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर लूँगा। अब हम थोड़ा सा इसको देखें। हाँ जी, अब देखें, ए को हमने वैल्यू दी थी 20, ए में 20 ही है। बी को ए असाइन किया था, लेकिन उसको बाद में 50 किया, बी की 50 आ गई, 20 उसने ख़त्म कर दिया। मसला आ रहा है A1 में। A1 डॉट टी को हमने O1 डॉट टी को हमने क्या वैल्यू दी है? O1 डॉट टी को हमने क्या वैल्यू दी थी? 30। ये यहाँ 100 दिखा रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है? क्या सही है? ये बेसिकली हुआ क्या है, देखें। जी हाँ, बेसिकली हुआ क्या कि आपने ए बनाया, ए स्टैक में बन गया, एक वेरिएबल बन गया, उसमें क्या वैल्यू आ गई? 20। ए में वैल्यू आ गई 20। फिर आपने बी बनाया, तो स्टैक में एक और बी बन गया। ठीक है, जब आपने कहा बी इक्वल्स टू ए, तो बी को ए की वैल्यू असाइन हो गई, तो बी में क्या आ गया? 20। ठीक है, फिर जब आपने नीचे आकर कहा बी इक्वल्स टू 50, तो उसने बी को क्या कर दिया? 50। उससे ए को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें थी। अब जब हमने बनाया O1, तो O1 जो वेरिएबल बना, जो रेफरेंस बना, वो कहाँ बना? स्टैक में। O1, ठीक है, O1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट जो हमने अपनी क्लास का बनाया। तो अब जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बना वो कहाँ बना? हीप में। और O1 में एक्चुअली क्या सेव हुआ? उसका एड्रेस। हीप में जो हमारा ऑब्जेक्ट बना था उसका एड्रेस किस में सेव हो गया? O1 में। लेट्स से ये हमारा बना था, इसकी कहते हैं मेमोरी लोकेशन थी 500। लेट्स सपोज कि जो ऑब्जेक्ट बना O1 का, एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना, वो मेमोरी में किस जगह पे बना? 500। तो यहाँ पे क्या आ गई? 500। हमने कहा O1 डॉट टी, तो उसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू क्या कर दी? 30 कर दी। 30 कर दी। O1 डॉट टी इक्वल टू 30 किया, तो उसने ऑब्जेक्ट के अंदर जाए किया। O1 में तो उसका एड्रेस स्टोर है जो रेफरेंस था। अब जब हमने बनाया O2, ये भी बना स्टैक पे। जब हमने कहा O2 इक्वल्स टू O1, तो O2 को A1 की वैल्यू असाइन हो गई, यानी इसको क्या असाइन हो गया? 500। यानी अब दोनों जो रेफरेंसेस थे O1 और O2, वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। तो इसलिए जब हमने O2 के थ्रू चेंज किया, तो वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज आई। अगर हम O1 के थ्रू चेंज करते तो भी उसी में आती। क्यों? कि दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों जो रेफरेंसेस थे O1 O2, वो तो रेफरेंसेस थे ना। हमने ऑब्जेक्ट कितना बनाया है? एक। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट हम सिर्फ यहाँ पे एक बना रहे हैं, सिर्फ एक बना रहे हैं ना। दूसरे को सिंपली रेफरेंस टू रेफरेंस असाइनमेंट हो रही है, O2 इक्वल्स O1। तो इसका मतलब है O2 और O1 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट टाइप, रेफरेंस टाइप में और वैल्यू टाइप में अंडरलाइन क्या डिफरेंसेस पॉसिबल है, स्पेसिफिकली जब आप असाइनमेंट को यूज़ करें। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए बताया था कि रेफरेंस जो होते हैं या पॉइंटर्स, वो स्टैक में बनते हैं, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बनता है वो कहाँ बनता है? हीप में। क्लियर? समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ आया तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये को अच्छे लेवल के जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें इस चीज़ का होता है कि एक चीज़ दूसरे को पॉइंट कर रही है, तो वो
मतलब 8-10 हमने रेफरेंसेस बना लिए हैं, वो ऑब्जेक्ट एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो आखिरी वाले में चेंज करते हैं, पहले वाला भी चेंज हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज अ बिट डिटेल, दीज आर अ बिट डिटेल्स रिगार्डिंग वैल्यू एंड रेफरेंस टाइप्स। थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हीप क्या बला है और ये चीज़। अब ये वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू स्टूडेंट 2। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 सिर्फ इसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? इसको पढ़ लें तो शायद अच्छी समझ आ जाए। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता ही होगा। इनहेरिटेंस क्या होती है कि पेरेंट क्लास से आप जब एक्सटेंडिबिलिटी, इसको एक्चुअली हम कहते हैं, इनहेरिटेंस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक्सटेंडिबिलिटी, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। यानी एक होती है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, एक्सटेंड कर रहे होते हैं हम एक क्लास को, और एक को हम कहते हैं कंटेनरशिप। रीयूजेबिलिटी के 2 मोड्स हैं। एक हम कैसे रीयूजेबिलिटी करते हैं, लेट से ये वाइट बोर्ड है, हम चाहते हैं कि जो वाइट बोर्ड, नया वाइट बोर्ड बने, उसमें यहाँ पे वाइट बोर्ड के साथ नीचे जो इरेज़र है वो रखने के लिए होल्डर बना हुआ। तो डेफिनेटली ये जो वाइट बोर्ड हमारे पास है, इसमें इरेज़र रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इट मीन्स जो हम नया वाइट बोर्ड बनाएंगे उसके लिए हमें अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। डेफिनेटली उसमें एक नई चीज़ ऐड होगी है ना, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गया है कि भी होल्डर साथ लगाना है। तो अब हम क्या करें, पूरी वाइट बोर्ड की क्लास दोबारा बनाएं? नहीं। अब देखो वाइट बोर्ड एग्जैक्टली वही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ उसमें हमने कोई चीज़ ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दी, यही किया है ना। तो इस काम के लिए हम पे क्या यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। जो प्री डिफाइंड क्लास थी उसको छेड़ा भी नहीं है, उससे दूसरी नई क्लास एक्सटेंडेड वाइट बोर्ड या वाइट बोर्ड हैविंग मतलब होल्डर, वो एक बना दी और उसको इनहेरिट कर लिया किससे, वाइट बोर्ड क्लास से। उससे इनहेरिट करने का फ़ायदा क्या होगा कि वाइट बोर्ड क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स या डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे ये इनहेरिट कर लेगा, इसके पास आ जाएंगे, और ये जो भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा डालना चाहता है वो एक्स्ट्रा डाल देगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो हमने एक्स्ट्रा फीचर डाले थे वो भी होंगे, और जो जिस क्लास से हमने इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से, उसके भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो C# में भी इनहेरिटेंस जिस तरह C++ में होती है कॉलन के थ्रू, यानी क्लास नेम कॉलन पेरेंट क्लास नेम लिख के, उसी तरीके से इनहेरिटेंस होती है, एक्सक्यूज मी। और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। और अगर आपने एक क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो क्लास बनाई है टेस्ट क्लास, ये मैंने टेस्ट क्लास बनाई, ये मैंने इसको किसी से इनहेरिट किया है? नहीं किया, ठीक है। अगर तो मैं इसको किसी क्लास से इनहेरिट करता तो टेस्ट क्लास की पेरेंट क्लास वो बन जाती। लेकिन अगर मैंने अपनी क्लास को किसी क्लास से इनहेरिट नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट क्लास है, इसकी टॉप मोस्ट क्लास है, टॉप मोस्ट क्लास है डॉटनेट के अंदर ऑब्जेक्ट। क्लास का क्या नाम है? ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक क्लास बनाते हैं और उसको किसी क्लास से इनहेरिट नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे उसका एक एविडेंस देता हूँ कि टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से इसने इनहेरिट ऑटोमेटिकली कर ली है। कैसे? लेट से ये मैंने O1 बनाया है ना, तो ये किस क्लास का है? टेस्ट क्लास का। अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ O1 डॉट, तो ये T तो समझ आ रहा है, ये T क्या है? ये जो हमने ऊपर इसका ये वेरिएबल बनाया हुआ है। ये जो बाकी 4 चीज़ें हैं, इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप और टू स्ट्रिंग, ये कहाँ से आ गई? ये फंक्शंस है ना, ये सारे मेथड्स है ना बच्चे, मेथड्स है ना। तो ये मेथड्स कहाँ से आए हैं? ये चारों मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास के, चारों मेथड्स किसके हैं? ऑब्जेक्ट क्लास के, ठीक है। तो आप दुनिया जहान का कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, उसमें ये 4 मेथड्स ज़रूर होंगे। लेट्स से मैं यहाँ एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास ABC, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं ABC टाइप का एक C इक्वल्स ABC O इक्वल्स टू न्यू ABC करता हूँ तो भी इसमें ये 4 ज़रूर आए, बिकॉज जब मैंने क्लास ABC बनाई तो उसने क्या किया?
ऑब्जेक्ट क्लास से वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट हो गई, और जब उसने बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट किया ऑब्जेक्ट क्लास से, तो ऑब्जेक्ट क्लास के जितने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस थे वो उसके अंदर आ गए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट। समझ आ गई? यानी आपने किसी भी डाटा टाइप को, इंट को, फ्लोट को, डबल को, कैरेक्टर को, किसी को भी अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो यू डोंट नीड टू यूज़ कन्वर्ट क्लास। जस्ट उसका नाम लिखिए वेरिएबल का और डॉट करें, ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग आ जाएगा। टू स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके तो ऑटोमेटिकली उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। समझ आ गई? और अगर आप यहाँ पे देखें भी तो ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी ऑब्जेक्ट क्लास का नाम है, टू स्ट्रिंग उसका मेथड है, और रिटर्न ये क्या करता है, स्ट्रिंग। समझ आ गई? तो ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, या लेट्स से मैं ABC को क्या करता हूँ, इनहेरिट कर देता हूँ यहाँ पे ABC कॉलन टेस्ट। मैंने क्या किया, ABC को किससे इनहेरिट कर दिया, टेस्ट क्लास से। तो इट मीन्स के अब अगर मैं O डॉट करता हूँ, O डॉट, तो अब देखो बाकी ये चार चीज़ें इसने इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप और टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट किया, और ये T किससे इनहेरिट किया है, टेस्ट। समझ आ गई बच्चों बात की? और लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल वैसे बना देता हूँ, पब्लिक इंट y, कुछ भी बना देता हूँ। तो अब अगर मैं O डॉट करूँगा तो T इसने इनहेरिट किया और y इसका अपना है। और यहाँ अगर हम O इसको देखें, ये जो हमने O1 वगैरह लिखा हुआ था, O1 डॉट, अब T इसके अंदर आ रहा है, y नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो है ये तो टेस्ट थोड़ी इनहेरिट हुई है उससे, वो तो दूसरे ने इनहेरिट किया। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आ गई है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या बला होती है? पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में नहीं जाऊँगा, जल्दी से बताऊँगा। पॉलीमॉर्फिज्म यू कैन से कि अ फंक्शन परफॉर्म्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ही फंक्शन है, एक ही मेथड है, लेकिन उसका बिहेवियर हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसका बिहेवियर हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। अब ये पॉसिबल कैसे है भाई, एक ही फंक्शन है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे डिफरेंटली बिहेव कर सकता है? तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका आ जाता है, इनहेरिटेंस के साथ ये इन्वॉल्व होता है। आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शेप एक क्लास है, एक क्लास है शेप, ठीक है? तो शेप ड्रॉ ज़रूर होती है, शेप ड्रॉ हम करते हैं, लेकिन शेप बताते खुद कोई चीज़ है? कोई आप मुझे शेप बता सकते हैं? दुनिया में कोई चीज़, कोई शेप बता सकते हैं मुझे? ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल, इट्स नॉट अ शेप। इट इज़ अ शेप, लेकिन वो ट्रायंगल की अपनी खुसूसियात हैं। शेप कोई मुझे बता दे। चेंज तो नहीं होती, ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल रहता है। बेसिकली ये इनहेरिटेंस है। शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक टॉप लेवल की क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं? जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो क्या कर रही होती हैं कि वो या तो जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ रूल्स या कुछ फंक्शन स्पेसिफाई कर रही होती है कि आप में ये फंक्शन ज़रूर होने हैं, उसको स्पेसिफाई कर रही होती है, या वो बहुत सारी जो नीचे वाली चीज़ों की कॉमनैलिटीज़ होती हैं उनको अपने अंदर ली हुई होती है, लेकिन उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिस तरह व्हीकल है, तो आपने कभी कोई व्हीकल देखी है, कोई गाड़ी देखी है? आपने कभी कोई गाड़ी नहीं देखी। आपने कार देखी होगी, जीप देखी होगी, ट्रेन देखी होगी, ठीक है? कार में भी जो है वो कोई टोयोटा देखी होगी, सिविक देखी होगी, गाड़ी कभी कोई नहीं देखी। आप कभी किसी शोरूम पे जाए, कहा है आपने मुझे ये गाड़ी दे, आप क्या कहते हैं? क्या चाहिए जी आपको? जी मुझे सिविक चाहिए, या मुझे एकॉर्ड चाहिए, या मुझे मेहरान चाहिए, या मुझे विड्स चाहिए। इसलिए व्हीकल एक टॉप लेवल की क्लास है जो कि स्पेसिफाई कर रही है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिस चीज़ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी वो व्हीकल बन जाएगी। फिर हम उससे नीचे वाली जब कोई स्पेसिफिक कोई एक इंस्टेंस बनाने लगते हैं तो अपनी चीज़ को इनहेरिट करते हैं व्हीकल क्लास से, और उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो डाल देते हैं, तो वो उस क्लास। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हम उस चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, व्हीकल क्लास का कभी भी नहीं बनाते। तो हम बात कर रहे थे शेप की। तो शेप एक जेनेरिक चीज़ है, वो शेप क्लास हम कहते हैं कि शेप कोई भी एक शक्ल होती है। अब शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ट्रायंगल है तो वो डिफरेंट है, सर्कल है तो डिफरेंट है, रेक्टेंगल है डिफरेंट है, स्क्वायर है तो डिफरेंट है, पॉलीगॉन है तो डिफरेंट है, लेकिन ये सारी की सारी हैं क्या? शेप्स हैं। तो इट मीन्स शेप इनकी पैरेंट क्लास है। इन सब की जो मतलब उसने जो इन सब में कॉमनैलिटी है, यानी फॉर एग्जांपल शेप में
हर शेप में एक कॉमन चीज़ होगी कि वो ड्रॉ ज़रूर होगी, उसका कोई एरिया ज़रूर होगा। तो शेप क्लास में हमने ये डिफाइन कर दिया कि भाई तुमने इसका ड्रॉ कैसे होना है और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होना है। लेकिन हर जो क्लास, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ड्रॉ डिफरेंट वे में हो रही है, यानी उसका ड्रॉ फंक्शन क्या होगा, होगा ड्रॉ फंक्शन ही, लेकिन वो बिहेवियर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, 3 सीधी लाइनें लगाएगा, ठीक है। सर्कल है तो उसका फंक्शन उसका भी ड्रॉ ही है, बट वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करेगा जैसे ड्रॉ बिहेव कर रहा था ट्राइंगल में। अब रेक्टेंगल है वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करेगा, पॉलीगॉन हो तो बिल्कुल डिफरेंटली। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि एक ही फंक्शन है, नाम उसका एक ही है, लेकिन जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर डिफरेंट क्लास के लिए उसका बिहेवियर या उसका तरीकाकार डिफरेंट है। तो ये चीज़ कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इनकी डिटेल्स में जाऊँ तो एटलीस्ट एक लेक्चर इन पे लग जाएगा, इनहेरिटेंस पे और पॉलीमॉर्फिज्म पे। इसलिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये आते हैं, और अगर नहीं आते तो आप यहाँ से खुद ही पढ़ लें, ठीक है। अगर पढ़ लिया और कुछ चीज़ समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिए। स्ट्रक्चर्स, एनिमरेशन, गार्बेज कलेक्शन एंड नेस्टेड क्लासेस। जल्दी से यहीं से मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर्स का आपको पता ही है, इस तरह C++ में स्ट्रक्चर्स होते थे, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड। क्लास के थ्रू जब भी आप अपनी डाटा टाइप बनाएंगे वो क्या बनेगी, रेफरेंस टाइप। स्ट्रक्चर और क्लास यूज़ कहाँ करना है वो डिफरेंस बता रहा हूँ, बड़ा है, शायद आपको कहीं और से ना मिले। भाई कहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज़ करें, कहाँ पे हम क्लास यूज़ करें, काम दोनों का एक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आप आई थिंक एक्सेस मॉडिफायर्स भी दे सकते हैं। C++ में तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता था ना, यहाँ पे आप एक्सेस मॉडिफायर्स का पता है ना बच्चों। एक्सेस मॉडिफायर मीन्स कि कौन को एक्सेस लेवल क्या है। नॉर्मली हमारे पास 3 एक्सेस लेवल्स होते हैं, .NET में 5 हैं, लेकिन आप 3 ही बेशक यूज़ करें, 2 ही यूज़ कर लो बस, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को सिर्फ क्लास के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर रखा, फॉर एग्जांपल इंट x, तो वो प्राइवेट हो गया। अगर हमने उसके साथ पब्लिक नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो अब इस x को आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मींस ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जब आप किसी मेंबर को प्राइवेट रख देते हैं तो वो उस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, उस क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं, सिर्फ वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम उसको पब्लिक रख दें तो फिर वो बाहर से भी, यानी मेन से भी या दूसरी क्लास से भी जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू भी एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने किधर गया वो जो हमने ओपन किया हुआ था, ये दूसरा ओपन हो गया, इसको बंद कर दें। अब ये देखो, ये इसी वजह से मैंने, चूँकि मैं T को बाहर एक्सेस करना चाह रहा था ना, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो ये मैंने इस क्लास से बाहर इसका ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी क्लास में या दूसरे फंक्शन में, वहाँ से भी ये एक्सेस T हो रहा था। अब ये देखें, जो मैंने क्लास बनाई है ABC, इसके अंदर भी y को मैंने पब्लिक रखा हुआ है, तो ये बाहर एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये O.y = 20, तो इसको कोई भी एतराज़, इसको मैंने कंपाइल किया, एरर किस बात पे दे रहा है, अच्छा ये जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा, एरर दे दिया है इसने। टेस्ट डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर b एंड नो x, अच्छा ये b = सॉरी, ये मैंने O1 डॉट लिखा हुआ है, इस वजह से देखो इसको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ये पब्लिक यहाँ से इसके साथ से हटा देता हूँ, पब्लिक हटा दिया, अब मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर करेगा, खुद को प्राइवेट कंसिडर करेगा, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अब ये देखो O.y, अगर आप O डॉट करेंगे तो अब y नहीं आएगा, O डॉट, अब T आ रहा है इसलिए कि T पब्लिक था, y नहीं आ रहा इसलिए कि y अब y सिर्फ कहाँ एक्सेस हो सकता है कि अगर इसी क्लास के अंदर हम कोई फंक्शन बना देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बना दूँ पब्लिक वॉइड ab इसका अलग से मैं नाम किया। अब यहाँ पे हम y = कुछ भी कर सकते हैं, y = 50 और सो ऑन, ठीक है, लेकिन बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा जी,
स्ट्रक्चर्स के अंदर जी सॉरी एक्सेस मॉडिफायर्स 4 है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल या इंटरनल प्रोटेक्टेड है इस तरह का। लेकिन ये जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट लेवल की स्कोप में आ जाता है, आप फिलहाल आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे जिस तरह क्लास है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे है, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ होगा, डाटा मेंबर्स भी आप उसके डिफाइन कर सकते हैं और इवन यहाँ पे फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है एक स्ट्रक्चर में और एक, और यहाँ पे आप देखें इसके हमने एक्सेस मॉडिफायर्स भी दिए हुए हैं। C++ में एक्सेस मॉडिफायर नहीं देना पड़ता, स्ट्रक्चर का बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, ठीक है। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट उसके डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के बाय डिफ़ॉल्ट C++ में पब्लिक होते हैं। यहाँ पे आप इसको एक्सेस मॉडिफायर भी दे सकते हैं, पब्लिक है या प्राइवेट है, फंक्शंस भी दे सकते हैं। तो जब दोनों ये सारे काम कर सकते हैं तो इसमें मसला क्या है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखें कि स्ट्रक्चर का जब आप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो वैल्यू टाइप होगा और क्लास का जब बनाएंगे तो वो रेफरेंस टाइप होगा। समझ आ गई? स्ट्रक्चर और क्लास में सिंपल सी समझ लोगे, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनेगा वो वैल्यू टाइप का होगा, क्लास का रेफरेंस टाइप का। बाकी इतनी डिटेल्स में हम नहीं जाते। ये इनम्स, इनुमरेशंस या इनम्स इनको हम कहते हैं, C++ में इनको इनम्स, ये क्या भला होते हैं इनम्स? आपको बता देता हूँ, आपने इससे पहले एक इनम देखी है बूल। बूल जो टाइप है वो किस टाइप की है? इनम टाइप की। इनम जिस तरह आप क्लास के थ्रू एक नई बना सकते हैं, डाटा टाइप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू एक नई डाटा टाइप बना सकते हैं, इसी तरीके से इनुमरेशंस या इनम कीवर्ड के थ्रू भी आप नई डाटा टाइप बना सकते हैं। इसमें और बाकी में फ़र्क क्या है? इनम की स्पेशलिटी ये है कि इनम के अंदर आप जो वैल्यूज़ असाइन हो सकती हैं उसके वेरिएबल को वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन्होंने जो बिल्ट इन पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है बूल, एक इनम है, उन्होंने एक नई डाटा टाइप बनाई हुई है बूल, लेकिन बूल क्लास टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर टाइप नहीं है, वो क्या टाइप है? इनम टाइप है। उसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसको, इसका कोई भी वेरिएबल आप बना दें, बूल टाइप का कोई वेरिएबल बना दें, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज असाइन हो सकती, या ट्रू या फॉल्स। तीसरी आप उसको असाइन करें वो आपको एरर दे देगा। इसलिए कि इनम बनाते हुए उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था कि या तो इसको ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा। इस तरीके से इसके अलावा भी आपने एक इनम यूज़ की है। कंसोल कलर, आपको याद है आपने लिखा था कंसोल कलर डॉट और आगे बहुत सारे कलर्स आ गए थे, तो वो भी इनम थी, उसमें जितने कलर्स थे वो स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। तो अब आप उसका कोई भी वेरिएबल बना लें, डॉट करेंगे तो वही कलर्स, वही वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फ़ायदा क्या हुआ इनम का? बाउंड कर दिया, एरर के चांसेस रिमूव कर दिया। हमने इनम बनानी है, हम कैसे बनाएं, क्यों बनाएं? इनम आप उस जगह बनाते हैं जहां पे कोई प्री डिफाइंड वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड हो, वो इस तरफ आपने देनी हो। फॉर एग्जांपल डेज, डेज डेज की 7 डिफाइंड वैल्यूज है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। डिफाइंड है नहीं है? तो आप उसको, अगर आपने डे स्टोर करवाना है तो उसके लिए जो डाटा टाइप आपको यूज़ करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए? इनम यूज़ करनी। इसी तरीके से मंथ्स हैं, मंथ, तो मंथ्स भी क्या है? डिफाइंड है। उसका फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे इसने कोई दिया हो, इनम हम एक छोटी सी बना लेते हैं। ये जिस तरह ये बनाया है, कैसे बनाते हैं मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों के सिंटेक्स याद नहीं रहते। मैं यहाँ पे एक इनम टाइप बना लेता हूँ। लेट्स से इनम डेज इक्वल्स टू, आई थिंक न्यू इनम होता है, नहीं होता, न्यू इनम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सैट सन मंथ ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये न्यू इनम, ये डायरेक्टली यहीं पे हम इसको वैल्यूज़ देंगे।
ठीक है, इस तरह बनेगी इनम डेज। हमने एक नई डाटा टाइप बना दी है, किस नाम से, डेज टाइप से, और उसकी वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर दिए कि इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या इसको इसका वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे डेज। अब देखिए इसका वो भी चेंज है, साइन भी, जहाँ पे भी ये वाली चीज़ आए तो वो इसका मतलब है इनम है, ठीक है। डेज मैंने इसका बना दिया डी, ठीक है। और अब मैं सिंपली करता हूँ डी इक्वल्स टू, अब मैं डी इक्वल्स टू में यहाँ पे सैचरडे नहीं कर सकता, इसको सैचरडे किया, देखो इसके नीचे रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन शो कर रही है कि ये एक एरर है। आसान काम हो गया इनम के लिए कि मुझे इसको वैल्यू कैसे देनी होगी। उसी तरह डी इक्वल्स टू डेज डॉट करूँगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप अगर कलर्स के उसमें देखें तो ऐसा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो जो मैं यूज़र से वैल्यू चाह रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वही आएगी। वो फ्राइडे को पूरा लिखना चाहता है, वो पूरा नहीं लिख सकता। अब अगर उसने फ्राइडे देना है तो यहाँ पे इसको फ्राई को सिलेक्ट करेगा, डेज डॉट फ्राई। किसी अगर आप जो बिल्ट इन एक है बूल टाइप, इनम टाइप बूल है, बूल आपने लेट से बी बना लिया, तो आप बी इक्वल्स टू या ट्रू करेंगे या बी इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे, ठीक है। अगर आप बी इक्वल्स टू बोथ कर देते हैं या कुछ भी और इसको वैल्यू देते हैं तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको सिंपली फ्राई दे देते हैं, तब भी ये कोई इसमें ये हाँ वो उसका अपना स्लाइस देता है, अदरवाइज़ आपको यूँ ही करना पड़ेगा डेज डॉट फ्राई, इसलिए कि ट्रू और फॉल्स उसके कीवर्ड्स हैं। आप इनको देखो ये ब्लू किया हुआ है इसने, इसलिए वो मान लेता है। अदरवाइज एनीवेज बूल एक तरह की इनम है, ठीक है। अगर इसको इन्होंने टाइप की, लेकिन यहाँ पे इनको एज ए टाइप लिया हुआ है। लेकिन आपने अगर इनम बनानी है तो कब बनाएंगे, कि जब आप चाहते हैं कि यूज़र कुछ एक सेट ऑफ वैल्यूज़ में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे, तो फिर आप उसको क्या बना देंगे, इनम बना देंगे, ठीक है। क्लियर। इनम का कोड बताऊं। इनम बनाने में आप क्या करते हैं, सिंपली इनम कीवर्ड लिखते हैं, न्यूमरेशन बनाने के लिए आगे से डाटा टाइप का नाम लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी उसको वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं वो उसको असाइन कर दें। इनम क्लास, इनम ना क्लास है ना लाइब्रेरी। इनम एक कंस्ट्रक्ट है, एक कीवर्ड है जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इनम आप लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी की डाटा टाइप्स बना सकते हैं। अब वो डाटा टाइप आप कैसे बना सकते हैं, एक तरीका है क्लास के थ्रू, क्लास को यूज़ करते हुए आप डाटा टाइप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। दूसरा तरीका है आप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी की डाटा बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इनम को यूज़ करते हुए भी डाटा टाइप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास तो काफ़ी वर्सटाइल है। इनम का बहुत लिमिटेड स्कोप है कि इनम में सिर्फ आप क्या करते हैं कि जो ही आप डाटा टाइप बनाएंगे साथ जो वैल्यूज़ उसके वेरिएबल को आप असाइन करवाना चाह रहे हैं सिर्फ वो वैल्यूज़ दे देंगे। फॉर एग्जांपल आप मंथ्स का इनम बनाते हैं तो मंथ्स के इनम में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 12 आ जाएंगी और वो डिफाइंड हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि यूज़र अगर उसका वेरिएबल बनाता है तो वो उन 12 के अलावा कोई वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकता, वो उसको एरर दे देगी, ठीक है जी जी। क्लियर बच्चों, समझ आ गई। ये शायद आपके लिए कोई नई चीज़ थी इनम्स, हालांकि ये सी के अंदर भी सपोर्टेड है, C++ में भी सपोर्टेड है। इसके अलावा इसने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, गार्बेज कलेक्शन। दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट दैट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय जावा एंड C# बोथ। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो जावा ने दिया था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट 80s के अंदर भी मौजूद था। आई थिंक ऑब्जेक्टिव पास्कल एक लैंग्वेज थी, उसके अंदर भी गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट मौजूद है। ये गार्बेज कलेक्शन होती क्या है, अगेन वही वाली बात अब यहाँ पे आएगी, स्टैक हीप। हमने रेफरेंस बनाया स्टैक में, ऑब्जेक्ट बना हीप में। अब लेट्स से हीप में उसने जगह कवर कर ली, ऑब्जेक्ट जो बना है। रेफरेंस अगर हमने रिमूव कर दिया, रेफरेंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रेफरेंस तो रिमूव हो गया
हीप में जो उसने जगह एलोकेट की हुई थी वो तो वहीं की वहीं पड़ी रही, वहीं की वहीं पड़ी रही। C++ में बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं मेमोरी लीक्स। डैंगलिंग पॉइंटर्स भी इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। होता क्या है कि लेट्स से हमने एक पॉइंटर बनाया प्रोग्राम के अंदर, लोकल वेरिएबल बनाया एक पॉइंटर, और इक्वल्स टू न्यू करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब वो फंक्शन खत्म हो या प्रोग्राम खत्म हुआ, लोकल वेरिएबल्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जो उसका रेफरेंस या पॉइंटर था वो तो हो गया डिस्ट्रॉय, लेकिन क्या वो जो हीप में आपने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हुआ? वो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। जब आप न्यू के थ्रू कोई वेरिएबल बनाते हैं C++ में, तो डिलीट के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। तो अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो इट मीन्स कि मेमोरी रिजर्व रहेगी, उस मेमोरी को अब कोई भी यूज़ उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक PC रीस्टार्ट नहीं होता, सारी मेमोरी वॉश नहीं होती। अब अगर बार बार या बहुत सारे इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सारी की जो हीप है वो सारा एलोकेटेड हो जाएगा और जगह बचेगी। समझ आ गई? तो इसे क्या कहते हैं? मेमोरी लीक्स। अब मसला ये हो गया, अब उन्होंने क्या किया, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन ये करती है कि आपको कहती है कि ठीक है, अगर आपने डिलीट नहीं किया एक वेरिएबल बना के, तो गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज्म ये करता है कि चेक करता है कि अगर किसी हीप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसका रेफरेंस मौजूद नहीं है, यानी स्टैक में उसका रेफरेंस नहीं है, हीप में उसका ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, तो वो क्या कर देता है, उसको वॉश आउट कर देता है, कलेक्ट कर लेता है। गार्बेज कलेक्शन इसको कहते हैं, वो गार्बेज है। जाहिर बात है एक चीज़ को पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल ही नहीं है, यानी आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकते तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं? जाहिर बात है उसको पॉइंट करेंगे, उसका पॉइंटर होगा तो यूज़ हो सकता है। अगर पॉइंटर ही नहीं है तो इट मीन्स वो क्या है, यूज़लेस है। तो ऐसी यूज़लेस चीज़ों को या जिनका पॉइंटर कोई नहीं होता, उनको ये क्या करता है, वो प्रोग्राम जो ही ख़त्म होता है या उसके दौरान भी उसको गार्बेज कलेक्ट कर लेता है। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, गार्बेज कलेक्शन। यानी जो अनरेफरेंस्ड आपके हीप के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको उसको जो उन्होंने मेमोरी एलोकेट किया वो मेमोरी फ्री कर दो ताकि वो कोई और यूज़ कर सके। तो ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है मेमोरी लीक्स के लिहाज से, मेमोरी ओवरफ्लोज के लिहाज से, और इसके अंदर ये बिल्ट इन मौजूद है जावा के अंदर भी और .NET के अंदर भी। और नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप बना दें, आपसे सीधी क्लास नहीं बनती, नेस्टेड क्लासेस आपको बनाने की ज़रूरत खुद ब खुद होती है। जी 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 बिल्कुल। लेट से हमने यहाँ बनाया है ना, ये एक ऑब्जेक्ट, ये देखो हमने किया है ना, b इक्वल्स, ये हमने बनाया O1 बनाया है, O2 बनाया है, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं। जब ये मेन ख़त्म हुआ तो ये सारे लोकल वेरिएबल्स हैं ना, जो वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स हम किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाते हैं वो लोकल होते हैं। तो जो ही फंक्शन की बॉडी से कंट्रोल रिटर्न करता है, ख़त्म होता है, तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि O भी, O1 भी, O2 भी स्टैक में से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसके अगेंस्ट बने हुए थे वो हीप में पड़े रहेंगे। तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और उनको भी क्या कर देगा, वॉश कर देगा। अदरवाइज हमें यहाँ पे इधर जाने से पहले O1 को भी डिलीट करना पड़ता और ये जो ऊपर हमने O बनाया था इसको भी डिलीट करना। तो गार्बेज कलेक्शन की वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना था उसकी टेंशन से हमें निजात। ये ऑटोमेटिक होता है, इसकी अपनी सेटिंग होती है। अभी हमने एक चीज़ पढ़नी है, मैं बता देता हूँ आपको, मैनेज्ड कोड। मैनेज्ड कोड क्या होता है? मैनेज्ड कोड वो कोड होता है, वो प्रोग्राम होता है जो किसी रन टाइम या किसी की सुपरविजन में एग्जीक्यूट होता है। यानी जो आपके .NET के या C# के जितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से डील नहीं करता, बल्कि यहाँ पे एक लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम कहते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, या एक और नाम भी इसको देते हैं। होता क्या है कि आप जब अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता। C# का कंपाइलर असेंबलर में भी कन्वर्ट नहीं होता।
सी शार्प का कंपाइलर एक दूसरी लैंग्वेज में इसको कंपाइल कर देता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, CIL, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, IL। फिर IL का जो असेंबलर है, IL का जो कंपाइलर है वो उसको कंपाइल करता है, जो भी उसका मशीन लैंग्वेज कह दें। लेकिन जब हम उसको रन करते हैं तो उसको डायरेक्टली वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन नहीं कर रहा होता। इसके दरम्यान में एक और लेयर आ जाती है, उसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कंट्रोल करता है मेमोरी एलोकेशन, हर चीज़ गंदला को, सबको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक यानी ऐसा कोड जो किसी की सुपरविजन में रन करता है, ऐसे कोड को हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड कोड। ऐसे कोड को क्या कहते हैं, मैनेज्ड कोड। और जो कोड डायरेक्टली रन करता है, जिस तरह C++ का प्रोग्राम है, हम रन करते हैं तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन कर रहा होता है, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, अनमैनेज्ड कोड। .NET कंप्लाइंट की जितनी लैंग्वेजेस हैं उसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है विजुअल C++ की, यानी विजुअल C++ मैनेज्ड वे में भी रन कर सकती है और अनमैनेज्ड कोड को भी रन कर सकती है। लेकिन फिलहाल हम C# की बात कर रहे हैं, तो C# में जो भी कोड आप लिखेंगे वो आप मैनेज्ड कोड होगा, वो CLR की सुपरविजन में ही रन हो, ठीक है। तो पॉइंटर्स भी जो है इसी वजह से डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। C# में आप पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, यानी आप यहाँ पे बनाना चाहें ना, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, एक पॉइंटर बना देता हूँ जी, इंट स्टैटिक p, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये तो मुझे एरर दे रहा है कि पॉइंटर्स एंड फिक्स साइज बफर में ओनली बी यूज इन अनसेफ कंसेंट्स, यानी आप डायरेक्टली पॉइंटर को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको, अगर आपने पॉइंटर्स अव्वल तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ही कोई ज़रूरत पड़ ही गई है कि यार पॉइंटर यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको पहले इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये अनसेफ है। अनसेफ एक कीवर्ड है, ठीक है। अनसेफ होता है कि सेफ कोड होता है, मुझे याद नहीं है, सेफ नहीं अनसेफ। एक हम पहले इसका बनाएंगे, अनसेफ कोड बनाएंगे, पहले उसको बाकायदा स्पेसिफाई करवाएंगे कि भाई मैं ये वाला जो कोड कर रहा हूँ ये अनसेफ है, सेफ नहीं है। ये हम बाकायदा उसको पहले बताएंगे CLR को, रन टाइम को, तब वो इसको करेगा। और इसको करने के लिए फिर हमें कंपाइलर को भी सेट करना पड़ेगा, उसकी ऑप्शन भी। और मैंने आपको बताया ना, अनसेफ कोड में ओनली अपीयर इफ कंपाइलिंग विद /unsafe। तो अगर इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर हमने इसको कंपाइल करना है अनसेफ में तो कहाँ से सेट होगा। सोल्यूशन में आए, प्रॉपर्टीज़ में जाएं इसकी, या प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और यहाँ पे इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़, बाकी डिटेल्स आपको नहीं बताता हूँ, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो आपको उसको अनसेफ करना पड़ेगा कि भाई मुझे अनसेफ कोड के अंदर आप पॉइंटर्स लिखेंगे। और अगर आप पॉइंटर अनसेफ कोड यूज़ भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं आगे इसको सेट करना पड़ता है, अलाउ अनसेफ कोड। इसको अनसेफ कोड को अलाउ करेंगे तो वो आपको इजाज़त देगा कि हाँ भाई ठीक है, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये रन हो गया, समझ आई। लेकिन आपको पॉइंटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बता दिए, आपको ये कहे कि यार पॉइंटर C# में यूज़ नहीं होते तो आप उससे शर्त लगा के थोड़े से पैसे या कोई डिनर विनर कोई बोतल पी सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें पॉइंटर यूज़ करके दूँगा, ठीक है, क्लियर। ओके जी, तो गार्बेज कलेक्शन काफ़ी, मेरे ख्याल से हम लोअर लेवल के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। आप लोग आई थिंक बोर हो रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि इस कोर्स में आपको C++ तो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन शायद आपको बहुत सारी नई चीज़ें या तो देखने को मिली हैं या आपको नहीं बिल्कुल पता चली हैं, या उसके कंसेप्ट्स आपके शायद थोड़े से बेहतर होंगे, हो सकता है ख़राब हो गए हों। पहले तो फिर समझ आ रही थी यार ये क्लास होती है, सर ने कोई नई चीज़ बता दी। अच्छा, अभी यहाँ पे कहीं मुझे नज़र आया था एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या होती है जी? क्या टाइम हो गया यार? अभी है टाइम, चलो।
एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम एरर होता है। ये बहुत सारे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इंटरफेसेस भी हैं, चलो ये बाद में पढ़ा दूंगा। फिर एक नया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो आप बता दिया था, इंटरफेसेस का भी चलो बता दूंगा। एरेज कलेक्शन एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बला होती है कि रन टाइम पे आपके एरर्स आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया, हो ही नहीं सकता वो रन टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने यूजर से कहा 2 नंबर एंटर करो, जैसे आपने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था, a डिवाइडेड बाई b कर रहे थे ना, ठीक है, तो b अगर आपने 0 दे दिया तो वो हो ही नहीं सकता, तो वो रन टाइम के ऊपर क्या आ जाता है? एक एरर आ जाता है। जो रन टाइम पे एरर आता है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहलाता है। या आप कहते हैं फाइल एक पड़ी है, ये फाइल ओपन कर लो, और वो फाइल उस नाम की है ही नहीं है, तो वो किसको ओपन करेगा? तो वो क्या आ जाती है? एक्सेप्शन। आपने देखा होगा C++ में भी आपका प्रोग्राम कई मरतबा चलता है और बंद हो जाता है। तो एक्सेप्शन आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका प्रोग्राम जिस पॉइंट पे है वहाँ पे वहीं से बंद हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन अगर रन टाइम पे कोई एरर आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से सबसे आसान हम एक एरे बना लेते हैं, कौन डिवाइड बाय h हमेशा करते हैं। लेट्स से मैंने एक एरे बना दी, इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसको मैंने दे दिया 5, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया ARR ऑफ, या मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू इंट या कुछ भी h इक्वल्स टू 7 कर दिया, और एरे ऑफ 7 इक्वल्स टू मैंने कर दिया 56, ठीक है, 56। और इसके नीचे मैंने किया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ h इज, या कुछ भी कर देते हैं 0 ARR ऑफ 7 या कुछ भी इस तरह कर देते हैं। अब देखें अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ हुआ क्या कि एरे हमने कितने की बनाई थी? 5 की एरे बनाई थी। वैल्यू हम किसको दे रहे हैं? 7 को। वो हो ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चेक करता है, ये क्या करता है? चेक करता है, यानी बाउंड चेकिंग की फैसिलिटी बिल्ट इन अवेलेबल है। तो जो ही इसने किया, और C++ ये वाला काम नहीं करेगी, जो ही आया तो यहाँ पे ये करे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। इसने कौन सी एक्सेप्शन थ्रो की है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और आगे आपको ये डिस्प्ले कर दिया इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ एरे। या वैसे ही अगर हम कुछ यहाँ पे करते, यानी सिंपली हमने इसको डिस्प्ले करवाना था वैल्यू ऑफ एचेस, तो ये डिस्प्ले नहीं हो, उससे पहले ही प्रोग्राम क्लोज। तो जितनी भी हमारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनमें एरर आने के, रन टाइम पे एरर आने के चांसेस होते हैं, तो वो उनको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल करते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी डिटेल टॉपिक है, मैं बहुत सिंपल करके आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्राई एंड कैच। फाइनली भी होता है, लेकिन फिलहाल सिंपली आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ 2 की बात करूँगा, ट्राई और कैच। ट्राई कैच क्या होता है? यानी ऐसा कोड हमारा जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हों, उन्हें हम किस में रख लेते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं। अगर तो एक्सेप्शन नहीं आती तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर ये इफ़ की तरह होता है कि इफ़ हो जाए तो एल्स नहीं होता, एल्स हो तो इफ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं आई तो फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता।
लेकिन अगर लेट्स से ट्राई ब्लॉक के अंदर आपकी एक्सेप्शन आ जाए तो फिर जिस जगह पे एक्सेप्शन आती है उससे नीचे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि वो जहाँ से डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाता है, कैच ब्लॉक। फ़ायदा क्या होता है कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को मैं कर देता हूँ ट्राई ब्लॉक में, ये जो थी हमारा, इसको मैंने किस में कर दिया, ट्राई ब्लॉक में, और इसके नीचे मैंने लिख दिया कैच। अब कैच में आप ये बता सकते हैं कि एक्सेप्शन किस तरह की आएगी। और सी शार्प में 20 तरह की एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, डिवाइड बाय ज़ीरो, फाइल नॉट फाउंड, स्ट्रिंग का कुछ इस तरह की ढेरों एक्सेप्शन हैं। हर क्लास की अपनी अपनी एक्सेप्शन हैं। आपको कल मैंने वो थोड़ा सा दिखाया भी था कि हम जब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कंसोल डॉट बीप, लेट्स से बीप, तो ये देखो नीचे इसने एक्सेप्शन इसकी दी हुई हैं कि भाई बीप का फंक्शन कौन कौन सी एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। वो कहता है कि आर्गूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल ये आर्गूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन कैसे आएगी, लेट्स से ये बीप था, ये बीप में एंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है। रेंज क्या है, 32,767। अगर आप इससे ऊपर वैल्यू दे देते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ सॉरी या वैल्यू आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। समझ आ गई बात। तो बहुत सारी एक्सेप्शन हैं, तो हम किस किस एक्सेप्शन को याद करते रहेंगे। तो उन सब का आसान तरीन तरीका ये है कि हमारे पास एक्सेप्शन भी यूँ है कि टॉप लेवल पे एक क्लास है, फिर उससे बहुत सारी नीचे इनहेरिटेड है, ठीक है, ये सारी इनहेरिटेड है। तो जो टॉप लेवल की इनकी बड़े अब्बू जी हैं, यानी जिनकी बड़े अब्बू की क्लास है, उसका नाम है एक्सेप्शन। तो आपने किसी भी किस्म की एक्सेप्शन हैंडल करनी हो, आप सिंपली लिख दें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें। फ़ायदा क्या होता है कि एक्सेप्शन क्लास हर किस्म के एक्सेप्शन को कैच कर लेती है। अदरवाइज़ अगर आपने एक्सेप्शन की ओर लिखी, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ किया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज सिस्टम, यहाँ पे लिखता हूँ एक इसकी एक्सेप्शन की टाइप है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यहाँ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन भी आप इसके थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो सिर्फ वही एक्सेप्शन हैंडल करेगी जो अगर जिसमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हुआ, बाकी किसी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास रख दी तो दुनिया जहाँ नहीं कोई भी एक्सेप्शन आई है उसको कैच कर लेगा। इसकी एग्जांपल यूँ समझ लो कि मैं एक बॉल है मेरे पास में, ये सामने बैठा हुआ बच्चा है, इसको कहता हूँ यार कैच करो, ठीक है, तो इसने कैच करना है, मैंने इसको कहा ना, अगर मैं इसकी तरफ फेंकता हूँ उसकी तरफ फेंक देता हूँ दूसरे की तरफ, तो कैच करने का मैंने इस बच्चे को कहा था, दूसरे को थोड़ी कहा था। तो दूसरा अब ये जाकर दूसरी जगह थोड़ी कैच करेगा, ये नहीं करेगा, बॉल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा उसको कैच, क्योंकि हम दूसरे को स्पेसिफाई नहीं करते कि तुमने ये कैच करना है। या लेट से मैं एक आसान सी बात है, किसी को एक काम करने का कहता हूँ यार तुमने ये काम करना है, और काम थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, दूसरा वो कर सकता है लेकिन उसको मैंने कहा ही नहीं ये काम करना है, तो वो करेगा। तो इट मीन्स अगर आपने एक्सेप्शन को एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल की, लाइक इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन हैंडल की या डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन हैंडल की, तो अगर वो वाली एक्सेप्शन आई तो कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, अदरवाइज कैच नहीं करेगा और वो एक्सेप्शन उसी तरीके से एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर ली, फिर वो हर किस्म की एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। तो इसलिए बेस्ट वे फ़िलहाल आप लोगों के लेवल के लिए ये होता है कि आप जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके दो इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। एक्सेप्शन क्लास की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैसेज कि भाई मैसेज में क्या होता है कि एक्सेप्शन क्या आई है और क्यों आई है। कोई भी एक्सेप्शन आई इस मैसेज के थ्रू आपको पता चलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ex.message। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो पहले आपने देखा था कि वो अजीब लंबा सा आया था एक ड्रामा, उसके बाद उसने कहा था क्लोज कर दो प्रोग्राम। अब क्या हुआ, एक्सेप्शन आई है और उसने ये वाला मैसेज मुझे डिस्प्ले करवा दिया है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एरे। और ये इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एरे कहाँ से आया है, ये जो मैंने तो कहा है ना कंसोल डॉट राइट लाइन करो ex.message, ये मैसेज के अंदर ये वैल्यू उसने सेट कर दी। समझ आ गई मेरी बात। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो
कोशिश करें कि अपने फंक्शन को ट्राई कैच ब्लॉक करें। ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग अगर नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट हर फंक्शन में टॉप पे ट्राई लिख लें, सबसे नीचे कैच लिख लें, और कैच के अंदर जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास की एक्सेप्शन लेके उसका ऑब्जेक्ट लेके ex.message डिस्प्ले करवा दें कि अगर आपके उस फंक्शन में कहीं पे एरर आए तो वो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर समझ आ रही है? सो ये होगी जनाब आली एक्स जी। सोर्स आपको ये बताता है कि कहाँ पे किस की वजह से एक्सेप्शन आई है, क्या सोर्स है उसका, उसको देख लें। डॉट सोर्स उसने बता दी जी मेमोरी, कि मेमोरी जो आपका प्रोग्राम था या क्लास थी या सॉरी नेम स्पेस थी जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ये आई है। इसी तरीके से एक और होता है स्टैक ट्रेस, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएगा। ex डॉट इनर एक्सेप्शन भी है, डाटा में भी आ जाएगी यही वाली चीज़ तकरीबन। डाटा में क्या आता है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट लिस्ट डिक्शनरी इंटरनल, इसकी वजह से हुआ है या वटेवर जो भी है डाटा इसका। और यहाँ पे कहीं स्टैक ट्रेस पहले ज़मानों में एक होता था। बेसिकली हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिंपली मैसेज के यार पता चल गया अच्छा ये एरर आया है, इनर एक्सेप्शन, ये स्टैक ट्रेस आ गया तो ये आपको कंप्लीट बता देगा। ऐट मेमरी डॉट प्रोग्राम डॉट मेन, यानी मेमरी के अंदर जो प्रोग्राम क्लास है उसका जो फंक्शन है मेन, उसके अंदर एक्सेप्शन आई है। इन एफ यूनिवर्सिटी लेटर ये पूरा वो बता दिया है। और CS लाइन 57 ये इसने बता भी दिया है कि इस लाइन में मसला है और ये लाइन नंबर क्या है 57, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि किस क्लास के किस फंक्शन और उस फंक्शन की किस लाइन में या टोटली प्रोग्राम किस लाइन में आपका एरर या एक्सेप्शन जनरेट। सिर्फ छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग के बगैर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो एक अच्छा जब आप प्रोग्राम बनाते हैं प्रोफेशनल लेवल का तो ज़रूर आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ती है कि किसी भी जगह किसी भी वजह से कोई भी एरर आए तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे बल्कि बाकायदा उसको एक, फॉर एग्जांपल आप डाउनलोडर आप यूज़ कर रहे हैं, नेट से कोई डाउनलोडर IDM वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको एक पाथ दे दिया, वो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो कहाँ जाके सेव करेगा चीज़ को। उसूलन उसको एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए कि भाई आप जो पाथ आपने दिया ये एग्जिस्ट नहीं करना, बजाय इसके कि वो पूरे का पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाए। क्लियर समझ आ गई मेरी बात? सो दैट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। मेरे ख्याल से काफ़ी है। अभी आप बैठें जी। C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्टेड है। प्री डिफाइंड क्लासेस भी हैं उसमें, जिस तरह यहाँ पे मेन लेवल पे एक्सेप्शन है तो वहाँ पे आप वॉइड स्टैटिक की आप ले सकते हैं। उसमें मसला ये है कि वो इस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं परफॉर्म करवाती। यानी यहाँ पे तो ये होता है ना कि अगर एक्सेप्शन आई है तो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में आ जाएगा खुद ब खुद। C++ में आपको एक और कीवर्ड होता है थ्रो, यहाँ पे भी होता है, C# में भी कर सकते हैं। थ्रो में आप क्या करते हैं, जहाँ भी थ्रो यूज़ होता है वहाँ से आप डायरेक्टली कैच वाले ब्लॉक में चला जाए, तो वो थोड़ी सी उसकी कम्बरसम सी अजीब सी है एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन .NET की एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल है कि भाई कहीं पे भी ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एरर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैच ब्लॉक में मूव कर देगा, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं। C++ में इस तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्टेड नहीं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। स्टॉप।